अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर बी के डिसऑर्डर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। क्लस्टर बी में मौजूद बाकी 3 डिसऑर्डर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम अपनी बाकी वीडियोज़ में डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफ़िकली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, दूसरों से गलत फ़ायदा उठाते हैं और इनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को तोड़ने में मज़ा आता है। इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात जो देखी जाती है वो ये है कि इनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा या कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए और 18 ईयर से पहले इनमें कंडक्ट डिसऑर्डर भी डायग्नोस किया जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, सिर्फ एज का डिफरेंस होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 18 ईयर्स के बाद डायग्नोस किया जाता है, जबकि कंडक्ट डिसऑर्डर 15 ईयर्स से पहले डायग्नोस किया जाता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि 18 ईयर्स की एज से पहले इनमें कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 18 ईयर्स के बाद जाके इनके सिम्टम्स में सेवेरिटी आ चुकी होती है। चाइल्डहुड में इनका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं जैसे कि फायर सेटिंग या जानवरों को तंग करना, अथॉरिटी की बात नहीं मानते, दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं। आगे जाकर इनके सिम्टम्स में सेवेरिटी आ जाती है। इसको डायग्नोस करने के लिए हमें इस क्राइटेरिया को देखना पड़ता है कि जैसे इन लोगों में लैक ऑफ रिमोर्स होता है, यानी कि ये अपनी किसी भी एक्ट पर इनको शर्मिंदगी नहीं होती, ये बिल्कुल एम्पैथेटिक नहीं होते, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये लॉज को फॉलो नहीं करते, लॉज को तोड़ते हैं, जैसे कि ट्रैफिक के रूल्स तोड़ेंगे या चोरी करेंगे। ये मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। इनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बग़ैर सोचे समझे कोई भी काम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इनका इरिटेबल और एग्रेसिव मूड होता है। फ्रीक्वेंटली ये झगड़ों में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये वायलेंट हो जाते हैं और वायलेंट होकर ये किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ना अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और ना ही दूसरों की इनको परवाह होती है। ये ज़्यादातर रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। इस डिसऑर्डर को कॉज करने में जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है, जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड एब्यूज़ या नेगलेक्ट या कोई ट्रॉमा अगर चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया है। एब्यूसिव और डिसफंक्शनल पेरेंट्स के बच्चे भी इस बिहेवियरल पैटर्न्स को सीखते हैं और आगे चलकर इस बिहेवियर को डिस्प्ले करते हैं। जो बच्चे डिसऑर्गेनाइज्ड और नेगलेक्टफुल घरों में पले बड़े होते हैं उनमें भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी डेवलप नहीं होती। ब्रेन रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे इंडिविजुअल्स की फ्रंटल लोब में एबनॉर्मेलिटी होती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी की हेल्प ली जाती है। मेडिकेशन में इनको मूड स्टेबलाइजर्स या एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती हैं। साइकोथेरेपी में सीबीटी यूज़ की जाती है। सीबीटी से इनको इंसाइट मिलती है उनके बिहेवियर के बारे में और उनके मेल एडेप्टिव थॉट पैटर्न को चेंज करने में हेल्प मिलती है। इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दी जाती है। सीबीटी के अलावा ग्रुप और फैमिली थेरेपी और मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी भी इनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।